बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं लॉ ऑफ कन्फेशन पे। यूजुअली तो हमने इसको अपनी एविडेंस सीरीज़ के अंदर रखना था, लेकिन चूंकि क्रिमिनल प्रैक्टिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ ऑफ कन्फेशन, इक़बाल जुर्म क्या है, किस तरीके से होता है, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, एकेडमिक और प्रैक्टिकल व्यू इसके ऊपर क्या है, इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे एक्सपर्ट जो कि लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर आई सपोज़ के सबसे बेस्ट स्पीकर हैं बात करने के लिए, एज़ यूजुअल मियाँ अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए फिर टाइम निकाला। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है हमारी क्रिमिनल लॉ सीरीज़ का। हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारी इन सारी बातों का। जिस तरह आपने जितनी डिटेल में और जितने आसान तरीके से आपने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, हमने सोचा कि आपसे लॉ ऑफ कन्फेशन पे भी बात करें, क्योंकि आपसे बेहतर शायद स्पीकर इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद ना हो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज़ ट्राई कि जितना भी थोड़ा मुझे पता है मैं कंट्रीब्यूट अगर कर सकूँ आपकी अपने यंग लॉयर्स के लिए। और अगेन मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, आई मस्ट कन्फेस कि आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो आप हर रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। so, इस वजह से जो पता है वो मैं बता रहा हूँ सर आपको। दैट्स सो वेरी काइंड ऑफ यू। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला, क्योंकि अक्सर आप जैसे माहिरीन से बात करना सबके लिए पॉसिबल ना हो। लॉ स्कूल में आप पढ़ाते तो हैं, लेकिन सारे लॉ स्कूल में ना जा सकते हो। लेकिन इस वीडियो सेशन सीरीज़ के ज़रिए हर वो बच्चा और यंग लॉयर मुस्तफ़ीद हो सकता है जिसकी आप तक डायरेक्ट रसाई नहीं है। सर्टनली, इंशाल्लाह। सर, इक़बाल जुर्म अगर हो जाए तो आराम से मामला ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जाती, और अमूमन पब्लिक एट लार्ज में ये पाया जाता है कि अगर इक़बाल जुर्म हो गया है तो फ़ौरन सज़ा दें, काम ख़त्म करें, मुजरिम अपना टाइम भी बचाए और अदालत का टाइम भी बचाए। तो हमने सोचा कि आपसे इस पर डिटेल तफसील आज ले लेते हैं कि लॉ ऑफ कन्फेशन है क्या और एकेडमिक और प्रैक्टिकल व्यूज़ क्या है इसके ऊपर। अच्छा, यस, यू आर राइट। ये एक फ़ौजदारी वकालत का बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है लॉ ऑफ कन्फेशन का, और बदकिस्मती से ये उस सब्जेक्ट में से निकलता है जो फ़ौजदारी वकालत में मेरे जैसे लॉयर्स, यंग लॉयर्स का सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, विच इज़ कानून शहादत, लॉ ऑफ एविडेंस। हालांकि अगर मैं पेन डाउन करूँ एक लिस्ट ऑफ स्टैचूट्स और बुक्स कि जो फ़ौजदारी वकालत में द मोस्ट इग्नोर्ड स्टैचूट्स हैं, द मोस्ट इग्नोर्ड लेजिस्लेशंस हैं, तो उसमें आई वुड पुट कानून शहादत एट नंबर 1। फिर उसके बाद पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर, हेल्थ रूल्स, यानी ये वो लेजिस्लेशंस हैं अगर ये आपको ना पता हो, इट कैन ईजीली पुट यू इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन ड्यूरिंग द कंडक्टिंग अ ट्रायल। और इस वजह से ये कानून शहादत उसमें से एक सब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम आई मस्ट ऑल्सो एडमिट कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने कानून शहादत शेख इम्तियाज़ साहब से पढ़ा, और एट द सेम टाइम मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसने कानून शहादत की ट्रू इंटरप्रिटेशन इन शेप ऑफ जस्टिस फजल करीम साहब की रोशनी में देखी। सो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आज के इस सब्जेक्ट को हम लेके चलते हैं, लॉ ऑफ कन्फेशन को। सबसे पहले ज़रूरी है कन्फेशन है क्या। बिल्कुल। एंड आई विल नॉट गो इनटू द लिटरल डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, बिकॉज कन्फेशन कानून शहादत में, कन्फेशन आपके CRPC में, कन्फेशन आपके हाई कोर्ट रूल्स ऑर्डर में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि कन्फेशन है क्या। अच्छा, कोई कोडिफाइड डेफिनेशन? नथिंग, नो, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब इसको इंटरप्रिटेशन करके, इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन लेते हुए, प्रेसिडेंट्स के थ्रू, क्या केस लॉज के थ्रू, डिक्शनरी डेफिनेशन को देखते हुए एक आपके दिमाग में इम्प्रेशन बनता है कि कन्फेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक काम करते हैं और उस एक काम के मल्टीपल सिनोनिम्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप कोई चीज़ एडमिट करते हैं, ठीक है, आप एक्नॉलेज करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आप क्या कर रहे हैं? मेरा यहाँ पे टेक ये है कि आप एडमिट करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को।
ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और एलिमेंट्स ऑफ क्राइम सबको पता है, यू एडमिट मेंस रिया एंड एक्टस रियस बोथ। इफ़ यू एडमिट वन ऑफ देम तो वो आपकी कन्फेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। यानी एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ये होती है जहाँ पे मुल्ज़म या जो बंदा भी कन्फेस कर रहा है या स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने आप को उस चेन ऑफ ट्रांजैक्शन में से एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है। और इनकल्पेटरी होती है जहाँ वो अपने आप को इंक्लूड कर रहा होता है। सो इस वजह से आप एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की एडमिट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कन्फेशन। ठीक है। अच्छा, जनरली अगर आप कन्फेशन को देखें तो इसके बारे में कहा जाता है कि दो किस्म की ब्रॉडली कन्फेशन की टाइप्स हैं जी। या काइंड्स हैं, दो किस्म की। एक आप कैटेगराइज करते हैं जुडिशियल कन्फेशन में, और यहाँ मिसकंसेप्शन है। अच्छा, इधर मिसकंसेप्शन है, मैं आऊँगा, आई विल गेट बैक जब उस पर आते हैं। ठीक है। और दूसरी है आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। हर वो कन्फेशन जो जुडिशियल कन्फेशन नहीं है वो आप यू पोजीशन देम इनटू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है। अच्छा जी, मिसकंसेप्शन क्या है, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और मैं अपनी हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपकी ऑडियंस के सामने इस पॉइंट को रखूं, और ये बहुत समझने वाला पॉइंट है। जस्टिस फजल करीम साहब अपनी फौजदारी की उनकी किताब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको अगर पढ़ें तो वो आपको बताते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कोर्ट। ठीक है। ओके, और वो अपनी कॉनोटेशन ड्राइव करते हैं सेक्शन 6 ऑफ CRPC से। ठीक है। उसके अंदर आपको बता दिया गया कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट, और ये मैं बात कर रहा हूँ बिलखुसूस फौजदारी कॉन्टेक्स्ट, फौजदारी वकालत के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज स्पेशल कोर्ट्स भी मौजूद हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को लिमिट रखूँगा फौजदारी वकालत के साथ। तो वो कहते हैं हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशंस है, और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। ठीक है। और जस्टिस फजल करीम साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारे दफातर ऐसे होते हैं जो आपको इम्प्रेशन कोर्ट का देते हैं लेकिन वो कोर्ट होते नहीं हैं। अच्छा। यस, बहुत सारे ऐसे दफातर ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज पावर्स कुछ इस तरह की करते हैं जिससे इम्प्रेशन मिलता है कि ये कोर्ट है। ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप कोर्ट की बात करेंगे तो आपने दो चीज़ों की बाइफर्केशन करनी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो हैं, जुडिशल प्रोसीडिंग्स वो होंगी बिलखसूस फौजदारी वकालत की रोशनी में जो कि प्योरली कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद होंगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर व्हाट इज़ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। इस पे दो व्यूज़ हैं। एक व्यूज़ ये है कि जब आपका चालान सबमिट हो जाता है तो कॉपियों का तकसीम होना अमाउंट्स टू कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, लेकिन मेजॉरिटी व्यू ये है कि नहीं, फर्दे जुर्म का लगना, चार्ज का फ्रेम होना कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के ज़ुमरे में आता है, और यही ज़्यादा प्रिवेलेंट व्यू है, वो माइनर सा व्यू है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मेरी नज़र में फ़ौजदारी ज़ुबान में जो अदालत है कोर्ट, वो होती है जहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल होती है। ठीक है। अच्छा, क्या इसके अलावा और भी कोर्ट्स हो सकती हैं? यस, यही अदालतें समटाइम्स कुज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स कर रही होती हैं, समटाइम्स स्पेशल जुडिशल प्रोसीडिंग्स कर रही होती हैं, समटाइम्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी वो काम कर रही होती हैं। सो उन तमाम चीज़ों को भी हम रखते हैं साइड पे। अब आते हैं जुडिशल कन्फेशन, और मैं जुडिशल कन्फेशन को लेके चलूँगा कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के साथ। ठीक है। बहुत सारी किताबों के अंदर जो फेमस किताबें हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी अच्छी किताबें में ये लिखा गया है कि जो कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट है ये एक जुडिशल कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 और प्रोसीजर प्रोवाइडेड है सेक्शन 364 के अंदर। ठीक है। नाउ आई हैव अ ग्रेट रिजर्वेशन टू दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो क्यों? मैं ये कहता हूँ और बड़े हम्बली ये बात करता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड होता है वो जुडिशियल कन्फेशन हरगिज़ नहीं है। वो जुडिशियल कन्फेशन हरगिज़ नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
वो क्यों जुडिशल कन्फेशन नहीं है उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी मैंने ये तो बताया ही नहीं मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन जो रिकॉर्ड करना है वो क्या, वो कैसे करना है। ठीक है। सो सबसे पहली आप कैटेगराइज करते हैं जुडिशल कन्फेशन को, जो कि मेरे मुताबिक जुडिशल कन्फेशन नहीं है, उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट। ठीक है। ओके, जो कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, याद रखिएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने आप मुलज़म को लेके जाते हैं, किसी भी बंदे को लेके जाते हैं, और 164 का स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुलज़म का हो। ठीक है। ये मजलूबीन का भी हो सकता है, विक्टिम का भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई बंदा मरने वाला है आप उसका भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं 164। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन के FIR के दर्ज होने से लेके चलान की सबमिशन के दौरान ये वाहिद प्रोविज़न है जिसके तहत कोई मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट लिख सकता है, दैट इज़ अंडर सेक्शन 164। ये ज़रूरी है कि 164 की स्टेटमेंट देनी है? ये डिपेंड करता है केस के ऊपर। अगर तफ्तीशी समझता हो कि कोई बंदा, अभी उस डिटेल में जाते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा एक दफ़ा ना एक ब्रॉडर व्यू दे दूँ। ठीक है। तो 164 का स्टेटमेंट या कन्फेशन, क्योंकि वहाँ पे वर्ड जो उसके हेड नोट में है वो स्टेटमेंट्स और कन्फेशंस। एक मुल्ज़म है, वो पुलिस की कस्टडी में और उसने कोई कन्फेशन किया। अब ये हम इस बात पे भी बाद में आ जाएंगे कि जी वो उसकी वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन या वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहता है जी मैंने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, मैजिस्ट्रेट उसकी हथकड़ियाँ उतरवा देगा। अब जब मैं हथकड़ियाँ उतरवाने की बात कर रहा हूँ तो याद रखिएगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 24 ऑनवर्ड्स आपको मैजिस्ट्रेट्स को एक डिटेल्ड मैकेनिज़्म, प्रोसीजर, गाइडलाइंस, प्रिकॉशंस, एम्बार्गोज के बारे में बताता है, जिसका एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर ये है कि वो जो बंदा मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने लगा, स्टेटमेंट की बात नहीं रही, कन्फेशन की बात, अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने लगा है, मैजिस्ट्रेट ने हर वो काम करना है जिससे आर्टिकल 37 के अंदर कुछ बताया गया हुआ है कि हर वो स्टेटमेंट, हर वो कन्फेशन जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की बेस के ऊपर होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हर उस मैजिस्ट्रेट ने जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है 164 के तहत, उसने इंश्योर करना है, और बहुत सारी चीज़ें याद रखिएगा। मेरा अपना अगेन बड़ा हम्बल सा व्यू है कि एक जज को, द जज इज़ अलाउड टू डू एनीथिंग which he is not specifically prevented by law to do, not to do this thing. So उसने जो गाइडलाइंस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में प्रोवाइड की गई हैं, जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स की तरफ से दी गई हैं, उसके अलावा भी अगर कोई वो इंश्योर इस बात को करवाना चाहता है कि मैं ये कर लूँ तो ये इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड करने वाला है, कल को जब इसको वैल्यूएट किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो होगा, ये इसको बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब ने दुनिया का हर अबंडेंट कॉशन लिया इस थ्रेट को, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए, तो इसकी इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू बन जाएगी। तो उन मैजिस्ट्रेट साहब ने जिनके सामने आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने हर उस चीज़ को इंश्योर करवाना, और 364 में प्रोसीजर, उसकी हथकड़ियाँ उतरवा दी जाएंगी, पुलिस वालों को बाहर भेज दिया जाएगा, जो रेगुलर मुकदमे के अंदर पुलिस वाले मुल्ज़मान को लेके आ रहे हैं उनको नहीं अंदर लाया जाएगा। जज साहब उसे पूरा बताएंगे कि हाँ भाई तुम कब कन्फेशन रिकॉर्ड करना चाहते हो, तुम्हें पता है तुम जो भी स्टेटमेंट दोगे तुम्हारे खिलाफ यूज़ हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 भी आपके सामने मौजूद है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे खिलाफ यूज़ हो सकता है, इस पर तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस तरह जैसा पूरा जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो पूरा इंश्योर करेंगे, और इस इंश्योरेंस के बाद उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है क्वेश्चनर फॉर्म में। अच्छा, जब 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा होता है तो कुछ प्रोसीजरल मैकेनिज़म्स भी हैं कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है उसको नोटिस होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन देनी चाहिए। यानी यहाँ पे फेयर ट्रायल का जो एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये ट्रायल नहीं है बट एक फेयर ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड की जानी चाहिए उसको, और उसके बाद वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है।
कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद मुकदमे की तफ्तीश और ऑनवर्ड्स वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन क्या है? वो कन्फ्यूजन ये है कि इस सारे प्रोसीजर को क्लासिफाई कर दिया जाता है एज जुडिशल कन्फेशन। हाँ। और इम्प्रेशन ये मिलता है कि किताबों को देख के, कुछ लोगों को सुन के इम्प्रेशन ये मिलता है लॉ जी इन्हें कन्फेशन कर लिया, उन्होंने सज़ा देनी है। हाँ। जबकि बात ये नहीं है। अच्छा। जो मैजिस्ट्रेट, याद रखिएगा, कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है मुल्ज़म का, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर ट्रायल कोर्ट नहीं है तो आपको ये इम्प्रेशन क्यों दिया जाता है लो जी उन्हें इकबाल जुर्म कर दिया, फाइल ला देंगे? वो रिकॉर्ड पे बात आ गई ना। रिकॉर्ड पे बात आई है। अब ये रिकॉर्ड किधर जाना है? ट्रायल कोर्ट। कन्फेशन किसने रिकॉर्ड किया था? मजिस्ट्रेट ने। और जिस थाने का वो मुकदमा है उसका जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है या इलाका मजिस्ट्रेट है या वो कोर्ट जहाँ पे ट्रायल होना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अच्छा। अब इस 164 की स्टेटमेंट को सफ़ाई 173 की रिपोर्ट के साथ लगाया जाएगा, ऐसे ही है? बिल्कुल। ओके। आपको याद होगा, या अभी हम आगे जाके जब अगर ट्रायल के ऊपर बात करते हैं तो 173 की रिपोर्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको फहरिस्त गवाहान कहते हैं। बिल्कुल। कैलेंडर ऑफ विटनेसेस, ऐसे ही है? बिल्कुल। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मैजिस्ट्रेट 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है वो उस फहरिस्त गवाहान में प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे पेश होता है। अच्छा। कहाँ पे पेश होगा? ट्रायल कोर्ट में। तो फिर वहाँ वो तो ट्रायल कोर्ट नहीं थी जहाँ पे आपने कन्फेशन किया। हाँ। वो तो ट्रायल कोर्ट नहीं थी। तो वो क्या थी? वो एक ऐसी प्रोसीडिंग्स थी जहाँ पे आपने एक कन्फेशन को थोड़ा सा सैंक्टिफाई किया है। फॉर इंस्टेंस दे से कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है। और यहाँ कानून शहादत के दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स आपके सामने रखूंगा, एडमिसिबिलिटी का और रेलेवेंस का। ठीक है। यानी आपकी पूरी की पूरी कानून शहादत, मेजॉरिटी ऑफ दैम, और ट्रायल एडवोकेसी जो है जिसमें फौजदारी भी आ जाती है, जिसमें दीवानी भी आ जाती है, उसमें दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो शहादत की किस्मत का तयन करते हैं वो एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंस है। रेलेवेंस टू द फैक्ट, रेलेवेंस वो एक बड़ा डिटेल डिस्कशन, अभी उस पर नहीं जाते। ठीक है। हम अपने साइड ट्रैक हो जाएंगे। सो बात ये पैदा हुई कि पुलिस के सामने आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, नो वैल्यू। अब ये कहा जाता है कि जो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की, इसकी कुछ सैंक्टिटी है। ठीक है। क्योंकि वो उस वक्त एक मैजिस्ट्रेट को जायद जुडिशल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हुए उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इस वजह से उसको सैंक्टिफाई किया जाता है कि इसकी एटलीस्ट मैं विशाल के सामने कन्फेशन करूं, मैं पुलिस के सामने कन्फेशन करूं, उससे एटलीस्ट वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है उसकी, थोड़ी सी। बट स्टिल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये अगेन corroborative piece of evidence है। अच्छा। इट्स अ corroborative piece of evidence। इसको corroborate किया जाएगा बाकी शहादतों के साथ। सोल 164 की स्टेटमेंट के ऊपर तो आप सजा ही नहीं दे सकते। अभी आपको एक और मजे की चीज बताऊंगा, 164 फर्दर क्वालिफाई होती है। वो कैसे? ओके। अब वो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर वो मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है। ठीक है। और अगर उस मुल्ज़म का मैं वकील हूं तो मैं उस मैजिस्ट्रेट को, नॉट मैं, द कोर्ट, द एक्चुअल ट्रायल कोर्ट, उस मैजिस्ट्रेट को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर मैं जिरा करता हूं। और मैं जिरा किन लाइंस पे करता हूं? वो तमाम गाइडलाइंस, वो तमाम असूल, वो तमाम वायलेशंस, वो तमाम एम्बार्गोज, वो तमाम अबंडेंट कॉशंस जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं
और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स ने बताया है कि मैजिस्ट्रेट ने ये सब कुछ करना है, और अगर उसने वो सब कुछ ना किया हो तो मेरी लाइन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन उसको टारगेट करती है, हिट करती है। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैजिस्ट्रेट सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूँ सर मुझे एक बात बताइएगा, जब आप कन्फेशन 164 का रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस दिन की जो पेशी के अंदर मुल्ज़मान जो हाज़िरियों में लगे होते हैं वो पेश हो रहे थे? अब हमें पता है एज अ प्रैक्टिकल लॉयर आप अगर नाइव बन के और ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए कह दें कि नहीं आते, वो बिल्कुल आ रहे होते हैं रीडर के पास, एलमद के पास, आवाज़ें लग रही होती हैं, पुलिस वाले आ रहे होते हैं, आ रही है, सब कुछ आ रहा है। सो अगर जज साहब कह दें कि नहीं जी मैंने दरवाज़ा बंद करवा दिया था और मैंने कन्फेशन, तो ये एक अबंडेंट कॉशन है जो उन्होंने लिया। सो मेरी लाइन ऑफ एक्शन उनके ऊपर, उनकी उन वायलेशंस के ऊपर मैंने उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन किया। विशाल साहब मुझे आज ये बता दें कौन सा ऐसा जज है, कौन सी ऐसी कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और जुडिशल प्रोसीडिंग है जहां जज को विटनेस बॉक्स में बुला के आप जिरा करें? मेरे नॉलेज में तो आप किस तरह कह सकते हैं ये जुडिशल कन्फेशन है भाई? यू कैन नॉट कॉल इट अ जुडिशल कन्फेशन। वो जज साहब जो कि होते जज साहब ही हैं, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उस वक्त वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में बैठते हुए कुज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हुए ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं, और चलान के अंदर कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं और उनको तलब किया जाता है। अच्छा, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उनका पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, उन पर फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर वो बंदा जो ये कहता है, एक तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है जो डिफरेंट परसेप्शन है, हर वो आदमी जो ये कहते हैं जुडिशल कन्फेशन है, फाइल ला दो जी, उन्होंने कबाल जुर्म कर लिया, फाइल लगा दो। सर आप 164 को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। अच्छा, नो, ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन ट्रायल के अंदर एक सेक्शन, उस स्कीम के अंदर एक सेक्शन है 265J। ठीक है, वो कहता है हर वो मैजिस्ट्रेट या जिस बंदे का भी, अब यहाँ पे एक डिफरेंट डिबेट है क्योंकि 265J में वर्ड विटनेस का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं उस डिटेल में गया, उसकी एक्सप्लेनेशन में गया, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपको ये बता दूं कि हर 164 का स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ 265J है। अब 265J क्या कहते हैं? 265J कहते हैं जिस बंदे का भी स्टेटमेंट 164 का रिकॉर्ड हुआ है, ऑपोजिट पार्टी को नोटिस होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसको अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो एक्चुअल ट्रायल कोर्ट है दैट मे कंसिडर द वैल्यूएबल, मे नॉट शेल को छोड़ दें आप, यानी उसकी फिर भी फर्ज करें जी आपने 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दे दी, दूसरी पार्टी को नोटिस भी था, ट्रायल की स्टेज पे आके, ट्रायल की स्टेज के ऊपर आके आपको दोबारा क्वालिफाई करवाना है उस स्टेटमेंट को जो 164 का स्टेटमेंट है, और वो बंदा जिसका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो पेश होगा दोबारा। अच्छा, वो दोबारा पेश होगा उसके अंदर। सो जस्ट इमेजिन कि ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग, और मैं अब आपको फ़र्क निकाल के दिखाऊंगा जुडिशल कन्फेशन का। सो लिहाजा जो मैजिस्ट्रेट का कन्फेशन है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको कैटेगराइज करना चाहिए एज कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, नॉट अ जुडिशल कन्फेशन। और मेरे लिए जुडिशल का मतलब ये है, याद रखिएगा, मैं फिर क्लैरिटी करता जाऊँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसके बाद कुज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ला रहा। मेरी नज़र में जो मैं जुडिशल को कैटेगराइज करता हूँ वो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के साथ करता हूँ, कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट। कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं इसके साथ आपकी ऑडियंस को समझने के लिए। तो सवाल ये पैदा हुआ दिमाग के अंदर कि सर अगर ये 164 का स्टेटमेंट इज नॉट कन्फेशन, जुडिशल कन्फेशन, देन व्हाट इज जुडिशल कन्फेशन? बिल्कुल सर, कॉपियां तकसीम हुई, 7 दिन का जो स्टैट्यूटरी पीरियड है वो गया, बिल्कुल, कॉपियों की पूरा इंश्योर किया कि सारी कॉपियां उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद फर्द जुर्म लगा, 265E की स्टेज, 265E की स्टेज,
फर्दर जुर्म आपका लगता है 265 डी के अंदर, और वो भी एक, अगर आपने वो भी हम ट्रायल के अंदर उसको देखेंगे। उसके बाद एक स्टेज आती है 265 ई। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक नई डिबेट खड़ी हो जाती है जो मेरे दिमाग में सरदस इसको समझाते समझाते आई है कि अगर आपने ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 76 से 106 के दरमियान कोई जनरल एक्सेप्शन ली है, तो दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल स्टेज कि आपने इस स्टेज के ऊपर अपनी प्ली को अनाउंस करना है कोर्ट के सामने। वो प्ली ऑफ एलिबाई भी हो सकती है, वो आई एम अ माइनर चाइल्ड, क्योंकि वो पहले 7 साल होती थी, अब 10 साल कर दी हुई है उन्होंने उसके अंदर। तो नथिंग इज़ एन ऑफेंस इफ इट्स कमिटेड बाय अ पर्सन लेस देन 10 ईयर्स, तो वो आपने वहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। लुनेटिक वगैरह सारी आपकी प्लीज इसी के अंदर सब इसके अंदर आती है। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने अपनी प्ली डिस्क्लोजर, और आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ असिस्टिंग कपल ऑफ लॉयर्स इन एडिनबरा, तो वहाँ पे इस स्टेज को कहा जाता है प्ली डिस्क्लोजर। प्ली डिस्क्लोजर, प्ली डिस्क्लोजर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फौजदारी वकालत में जो आपका फर्स्ट वर्शन पुलिस को रिकॉर्ड होता है मुलजम का, बिल्कुल फर्स्ट वर्शन के बाद उस फर्स्ट वर्शन को रीअसर्ट करवाना पड़ता है यहाँ पे, और फिर आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अपने डिफेंस के अंदर उस फर्स्ट वर्शन को इस्टेब्लिश करते हुए चले जाते हैं, अगर आपने वही अडॉप्ट करना है तो। ठीक है। और इसी तरह स्कॉटलैंड के अंदर प्रैक्टिस ये है कि आपने अगर एक दफ़ा प्ली डिस्क्लोजर कर दी है तो फिर वो थ्रू आउट द ट्रायल आपकी प्ली वही रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते, हॉप इन हॉप आउट नहीं कर सकते, वही रहेगी। अगर आपने प्ली ऑफ एलिबाई ले लिया तो एंड ऑफ द ट्रायल एलिबाई रहेगी। यस यस। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पे कंफ्यूज ना कीजिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं अपने एविडेंस वाले लेक्चर्स के अंदर एड्रेस करूँगा, लेकिन चलते चलते एक फ्लेवर के लिए, एक फूड फॉर थॉट आपकी ऑडियंस के दिमाग में डालता हुआ जाऊँ कि भाईजान अगर फौजदारी वकालत हो, दीवानी वकालत हो, याद रखिएगा बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता। ये सारी कन्फ्यूजन जो क्रिएट की गई है, ये सारी कन्फ्यूजन ओनर्स से रिलेटेड है। जो चीज़ शिफ्ट होती है दैट इज़ दी ओनर्स। लीगल बर्डन चाहे दीवानी वकालत हो चाहे फौजदारी वकालत हो, it remains consistent, persistent on the prosecution and plaintiff. It never changes. Again, it's a very interesting debate. ये हम उसी में करेंगे। ठीक है। But coming back to this side. अच्छा, 265E की स्टेज के ऊपर आप वो प्ली लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके अगले सेक्शन में आए तो उसकी प्रोवाइजो में एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि इफ़ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, क्या कहा गया? प्लीड गिल्टी। अभी मैंने कन्फेशन के बारे में आपको क्या बताया? आप एडमिट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं क्या? अपना गिल्ट। वो गिल्ट किससे रिलेटेड है? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से। वो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? वो पीनल प्रोविजन जो FIR के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हुई है। तो अगर मुल्ज़म वहाँ पे प्लीड गिल्टी करता है तो जैसे हम उसकी प्ली लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्ली लिखने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी ऑडियंस के लिए मैं कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करने लगा हूँ। वो कंपैरेटिव एनालिसिस मेरा बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो लॉ ऑफ कत्ल वाला जो आपके सामने, लॉ ऑफ होमोसाइड वाला जो आपका लेक्चर है, उसको देखें। मैंने उधर उस वक्त आपसे एक बात की थी 302A की। बिल्कुल। कि अगर आपने 302A के अंदर सज़ा देनी है, जो कि सज़ाए मौत होगी एज किसास, उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है, मेजर रिक्वायरमेंट्स। एक, या मुल्ज़म कन्फेशन करे, ट्रू ऑनेस्ट, विदाउट इंड्यूसमेंट, विदाउट थ्रेट, वो कन्फेशन करे, या शहादत तज़कियतुल शहूद को, तज़कियतुल शहूद को आप ज़रा साइड पे करें तो कन्फेशन पे आ जाए। ठीक है। सो अगर आप एक ट्रायल कोर्ट हैं, आप मेरे पे लगाते हैं कि यस, you, Mr. Ali Haider, charged with the offence under section 302 for the qatl amd of ABC. Do you plead guilty? If I say, yes sir, I do plead guilty, I have done this offence. ठीक है। जैसा आपने मेरी प्ली लिख ली, अब इसी प्रोवाइजो में आगे लिखा हुआ है कि the court may or can pass a sentence thereon. There and then. There and then. ठीक है। तो सर यहाँ पे जब आपने कन्फेस कर लिया, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन एट द टाइम ऑफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल।
before the competent court classified by the section 6 of CRPC. ठीक है। सो आपने वहां पे ट्रायल कोर्ट के सामने जो कन्फेशन रिकॉर्ड की है, दैट इज द ओनली प्योर लिक्विड गोल्ड कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। अब मजे की बात आपको बताऊं, अब जिस जज साहब के पास ये कन्फेशन रिकॉर्ड हुई है, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, ना उन्हें किसी कटहरे में बुलाया जाएगा, ना उनसे कभी पूछा जाएगा, ना क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी होगा, क्योंकि उनको प्रिविलेज हासिल है। ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू एनी क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ के जी आपने कन्फेशन क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो कोर्ट है, कोर्ट को इम्यूनिटी हासिल है। उनके ऊपर भी वही रेगुलेशन अप्लाई होती हैं जो 164 में मजिस्ट्रेट के ऊपर होती हैं, हाई कोर्ट रूल्स। प्रोसीजर 364 में है, 364 में है एग्जैक्टली। गाइडलाइंस वही हैं कि आपने इंश्योर करना है कि भाई ये क्यों कन्फेशन कर रहा है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो यहां पे मेरा ये कहना है कि जो अदालत ट्रायल कमेंस हो गया, फर्दर जुर्म लग गया और मुलज़िम ने प्लीड गिल्टी कर लिया, तो जज साहब के पास मौजूद है ये इख्तियार कि वो उसको सज़ा पास कर दें। ठीक है। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर इंस्टेंस कि जज साहब सज़ा पास कर दें, सज़ा पास कर दी। बिल्कुल। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, कल को मुलज़िम जब अपील करेगा ना, उसकी अपील टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन मेंटेनेबल ही नहीं। सैंक्टिटी हासिल है कोर्ट को भाई। अच्छा। उनकी उस मुलज़िम की अपील टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन मेंटेनेबल ही नहीं है। उसकी अपील हो सकती है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस की, रिडक्शन उसकी करवाना, क्वांटम ऑफ सेंटेंस कि मुझे सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, मुझे उम्र कैद दे दें। और फेमस मुमताज़ हुसैन कादरी आपके सामने इसके ऊपर एक क्लासिक एग्जांपल है, जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त आसिफ सईद खान खोसा साहब ने, आई डोंट थिंक सो चीफ जस्टिस थे, बट ही वाज द हेड ऑफ द बेंच, कि उन्होंने कहा था कि आपकी तो अपील ही मेंटेनेबल नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन बिकॉज यू कन्फेस before a competent court of jurisdiction, you confessed। अच्छा, मैजिस्ट्रेट वाली जो कन्फेशन है भाईजान, उसके अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। यहां पे कन्फेशन करोगे तो आपकी अपील भी मेंटेनेबल नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक और मजे, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, और मल्टीपल जजमेंट्स आपकी डिस्क्रिप्शन में केस लॉ चल रहे होंगे, वो ये कहती है कि इवन अदरवाइज कोई मुलज़िम कन्फेशन भी कर ले तो इट इज एडवाइजेबल, इट इज इन अ काइंड ऑफ अ डायरेक्शन टू देम, डू नॉट कन्विक्ट हिम। अच्छा, डू नॉट कन्विक्ट हिम। क्या करें? एविडेंस कॉल अपॉन करें, कोरबोरेटिव एविडेंस, जो एविडेंस मुकदमे में है वो सारी कॉल अपॉन करें। इवन उसकी कन्फेशन हो गई है, यस। ठीक है। आप उसकी भी पीछे एक साइंस है, मैं बताता हूँ आपको। एविडेंस कॉल अपॉन करें, और जब एविडेंस पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो उसकी कन्फेशन को और एविडेंस को करॉबरेट करने के बाद एक कंक्लूसिव जजमेंट दें। क्योंकि एक जज के पास कोई ऐसा मोड मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि वो कन्फेशन करने वाले के दिमाग में घुस के इस बात को एवेल्युएट कर सके कि इसने जो कन्फेशन की है विदाउट थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की है। ठीक है। तो एडवाइजेबल ये है, बल्कि डायरेक्टरी फॉर्म में है कि आपने बाकी एविडेंस को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद उस कन्फेशन को उस एविडेंस के साथ इकट्ठा करके आपने कॉन्क्रीट फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करनी है। ठीक। और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो लिहाजा ये 265E में लिखा हुआ है कि अगर मुलज़िम को जज सज़ा नहीं देता तो फिर वो क्या करेगा, आगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को कॉल अपॉन करेगा। सो लेट मी पुट इट दैट वे कि मेरी एक हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि जो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, आप उसको क्लासिफाई करते हैं कन्फेशन, वो कन्फेशन एक करॉबरेटिव कन्फेशन इन नेचर है, नंबर 1। उसके बाद वो कन्फेशन सब्जेक्ट टू 265J होता है,
नंबर 3, वो मैजिस्ट्रेट जो कन्फेशन रिकॉर्ड करता है वो एज प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होता है, और उसके मुकाबले में जो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है, वो कन्फेशन जो होती है वो एक ट्रू जुडिशियल कन्फेशन के ज़ुमरे में आती है, अगर आप कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के कॉनोटेशन के अंदर उसको देखें। ठीक है। हैविंग सेड दैट, तो आपके सामने जुडिशियल कन्फेशन मेरी नज़र में एक ही है, उसके अलावा एक आपकी कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी कन्फेशंस के ऊपर जिनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक जुडिशियल कन्फेशन की है या जितनी एक कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट की है, बल्कि उससे भी बहुत कमज़ोर उसकी हैसियत है। उसमें सबसे पहले आ जाती है आपके सामने आर्टिकल 38 QSO का कहता है कन्फेशन बिफोर पुलिस। अच्छा, बिफोर पुलिस के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक आप कन्फेशन बिफोर पुलिस करते हैं, एक आप ड्यूरिंग कस्टडी करते हैं। ठीक है। यानी एक पर्चा अभी हुआ नहीं है, मैंने विशाल को यहाँ पे मर्डर कर दिया, मेरा कॉन्शियस खड़ा हो गया कि जी यारी मेरे से ज़्यादती होगी, मैं जुल्म का हो गया, कोई किसी को पता ही नहीं है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि जी मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं अपने ऑफिस के अंदर फलाने बंदे को मर्डर कर। दिस इज़ अ कन्फेशन बिफोर पुलिस। नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू। और एक कि मैं दौड़ गया हूँ यहाँ से और मेरे ऑफिस का क्लर्क वगैरह है, उसने देखा एक डेड बॉडी पड़ी, उसने 15 पे कॉल किया, पुलिस आई है, फर्द बयान हुआ, सो एंड सो फोर्थ, और एक पर्चा दर्ज हो गया। सब्सिक्वेंटली मैं पकड़ा गया हूँ और मार से, छितरों से और पुलिस की टॉर्चर से डर के मैंने कहा मुझे मारेंगे नहीं तो मैं हाँ जी मैंने मारा है जी, ये कन्फेशन है। नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल, नो वैल्यू। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है आर्टिकल 40 में, और उसके 3 अल्फाज आपकी ऑडियंस को अपने दिमाग में रखने चाहिए। बड़े आराम से आप कह देते हैं कि जी रिकवरी के ऊपर जो होती है कन्फेशन की कॉन्सिक्वेंसेस, वो अल्फाज हैं, शेख इम्तियाज़ साहब उन्हें कहा करते थे, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, कि अगर आपने कन्फेशन की है तो उस कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर विच लीड्स टू एन इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिकवरी नहीं हो सकती, वो कुछ भी हो सकती है। सो वो जो आपकी कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंस में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है, उसकी वैल्यू है, बट इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, बट ठीक है, वो एडमिसिबल है और वो रेलिवेंट है, बट कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, वो भी सब्जेक्ट टू corroboration होती है। ठीक है। सो एक कन्फेशन आपकी आ गई मैजिस्ट्रेट के सामने, एक कन्फेशन आ गई ट्रायल कोर्ट के सामने, एक कन्फेशन पुलिस के सामने, एक मैं आपके सामने कन्फेशन कर लेता हूँ कि हाँ जी विशाल मैंने फलाने बंदे का मर्डर किया था, तो ये भी एक कन्फेशन है। अगेन इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। फिर कुछ मुल्ज़मान, आर्टिकल 40 थ्रू आई रेकन, जो बात करता है अगर एक मुकदमे में 2 मुल्ज़मान हैं तो वो मुल्ज़मान अगर कोई कन्फेशन करता है अपने आप को इंक्लूड करते हुए कि मैंने और विशाल ने ये मिल के ये काम किया है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दी जाएगी, क्योंकि मैं आपके ख़िलाफ़ कन्फेशन नहीं कर रहा, मैं अपने खिलाफ कन्फेशन कर रहा हूँ और आपके खिलाफ स्टेटमेंट देने लगा। सो फिर आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिन उस पर एक्रू हो जाता है। तो ये एक किस्म है। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊँ, एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर बाकायदा एक सेक्शन है, अगेन आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 21D है या वो, यू मे सी दैट, कि एक कन्फेशन आप SP के सामने करते हैं एंटी टेररिज्म लॉज के सामने, ठीक है, और वो तमाम वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जो कि एक मैजिस्ट्रेट प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, ठीक तो है, उसको भी एक वैल्यू अटैच है। अगेन इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट पीस ऑफ एविडेंस, इट्स अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस, तो वो एक आपकी वो उसके अंदर आ सकती है कि SP के सामने आपने कन्फेशन की। अब कुछ लोग कैटेगराइज करते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको दोबारा मैं जुडिशियल कन्फेशन पे और मैजिस्ट्रेट की कन्फेशन के एक फ़र्क के ऊपर लेके जाऊँ। आप 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद उसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपने कहा उसे आप रिट्रैक्ट कर गए, जी मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, थ्रेट था, इंड्यूसमेंट थी, प्रॉमिस था, मैंने कह दिया था, बट आई डोंट बोरो दैट जजमेंट एनीमोर, आई डोंट बोरो दैट स्टेटमेंट एनीमोर, या मैंने ये कहा ही नहीं है, खुद ही लिख दिया उन्होंने, आप उसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल
प्रोसेस को एक सैंक्टिटी अटैच है। सो वंस यू कन्फेस्ड, ट्रायल कंडक्टेड, जजमेंट पास्ड, अपलेट स्टेज पे जाके आप कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जी वो जज साहब मैंने तो कन्फेशन जो रिकॉर्ड करवाई थी वो क्या कहते हैं कि जी वो इंड्यूसमेंट पे थी, वो थ्रेट पे थी, तो आप उसे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको रूम नहीं मिलता उसके ऊपर। एक जजमेंट है 1980s की कि जी आप रिट्रैक्टेड कन्फेशन के ऊपर में सज़ा भी दे सकते हैं, बट इस प्रोसेस को सैंक्टिटी अटैच करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को इनकरेज ना किया जाना चाहिए। इस तरह तो आप सैंक्टिटी पूरी की पूरी जुडिशल प्रोसेस की ख़राब कर देते हैं। अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है, लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत डिटेल से इन सारे सिनेरियोज को डिस्कस किया है और उसके अंदर उन्होंने पूरा डायलेट किया, पूरी डिस्कशन की इसके ऊपर कि जो मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन है 164 और उनमें जो बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की, उन्होंने ये कहा है कि अगर उसने वो तमाम अबंडेंट कॉशंस लिए हैं तो ट्रायल कोर्ट में वो दोबारा पेश होते हैं और वो डिस्क्रेडिट नहीं हो जाते वो स्टेटमेंट, या वो गवाहान जो आके बताएंगे मींस द मैजिस्ट्रेट, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। बट अगेन याद रखिएगा, फौजदारी वकालत में आर्टिकल 71 जो है ना कानून शहादत का बड़ा लीथल आर्टिकल, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है। सो डायरेक्ट एविडेंस की बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट को, बट एनी लेस ऑफ दैट, यानी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत आटे में नमक की बराबर, जहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे, corroborative पीस ऑफ एविडेंस पे कैपिटल पनिशमेंट्स मिली हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली सुपीरियर कोर्ट्स में जाके दे जस्ट नॉक डाउन बिकॉज ऑफ दैट कि जी डायरेक्ट एविडेंस की जो सैंक्टिटी है वो इन सारी चीज़ों की नहीं है। सो इस वजह से अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अगर देखें तो ये प्रोसेस यहाँ पे समझ आता है कि जो सैंक्टिटी एक जुडिशल कन्फेशन को है वो किसी भी और कन्फेशन को नहीं है। बट अगेन जुडिशल कन्फेशन के अंदर भी जो गाइडलाइंस हैं वो यही है कि आप बाकी शहादत को लाजमी सफ़ाए मिसल के ऊपर लेके आएँ, क्योंकि अगर आप स्लिप शॉट मैनर के अंदर कन्फेशन के ऊपर सज़ा दे देंगे तो जज साहब के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, वो हमारी तरह इंसान है ना। सो ह्यूमंस मैन कैन मेक और मे मेक मिस्टेक्स, तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप बाकी शहादत को भी रिकॉर्ड करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि बाकी शहादत भी आए, क्या वो शहादत सब्जेक्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन की या नहीं? ओह यस, ओह यस, ओह यस। देखें, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है और वो कहते हैं शहादत वही है जो लिटमस टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरेगी। बिल्कुल, उससे पहले वो मैटर्स हैं, फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है। सो आपकी जो शहादत है वो, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अहेड भी जाता हूँ, अब बड़ी जुर्रत लेते हुए बड़े हम्बल तरीके से, कि एग्जामिनेशन इन चीफ भी शहादत नहीं है जी, जब तक उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन, जब तक उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना। क्योंकि आप एक फैक्ट नरेट करते हैं अदालत के सामने, मुल्ज़म उस पर सवाल पुट करता है, मुल्ज़म का वकील सवाल पुट करता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है दैट इज़ द शहादत, दैट इज़ द शहादत। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहने को तो मैं जो मर्जी मोनोलॉग करता जाऊं अदालत के सामने, बट मोनोलॉग डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। बिल्कुल, यू नीड द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन गिवन, एंड बाय प्रोडक्ट ओनली कम्स आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब मेरे क्लाइंट ने कन्फेशन बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन कर दिया, जज साहब ने एविडेंस भी मंगा लिया, अब मैं किस तरीके से उस पर क्रॉस करूँ जब मुझे पता है कि मेरा क्लाइंट जो है ऑलरेडी उसको एडमिट कर चुका हुआ है कि उसने ये जुर्म किया है? Okay. तो क्या वहाँ पे मेरा क्रॉस करना बनता भी है या नहीं बनता, इसके ऊपर थोड़ा गाइड। एज यू आर एंगेज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल you have filed your power of attorney, and I assume you're a kind of a lawyer who has taken a professional fee for that. आइवरी यंग एक बहुत फेमस यूएस सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूटर गुजरा, जिस तरह हज़रत मूसा की 10 कमांडमेंट्स है ना, इस तरह उसकी कुछ कमांडमेंट्स हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आइवरी यंग ये कहता है कि आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई यू आर इन द कोर्ट, आप अपने क्लाइंट को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताएं मुझे। बिकॉज ही कांट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ
मच बेटर लीगल एक्यूमन काइंड ऑफ अ वे कि उसको लीगल नॉलेज नहीं है जो एक इसका जवाब बड़े अच्छे अल्फाज में आइवरी यंग ने ये दिया, यू आर देयर टू डू व्हाट द क्लाइंट कैन नॉट डू फॉर देमसेल्व्स. So whatever he does or did in that regard, he confessed it. You know for a fact that when I look at the documents and it says that no yaar, there is some problem, there is some improvement, there is some planted witnesses, you go by your job and you try to not try, you should discredit all the witnesses. Now the question comes कि confession आ गई, मैं इसी पे आ रहा था, एक कन्फेशन आ गई और आपने गवाहों को डिस्क्रेडिट कर दिया. What will be the result now? Acquittal. Acquittal. Yes. Even after the confession. Yes. Why? Because prosecution has to present his case beyond the reasonable doubt, beyond any tangent taint, beyond anything. Whatever is done by the accused is not classified in terms of anything against the accused. You have to prove your case. I mean, look at this. There is a confession. There is a discredited witnesses. कि सिर्फ confession पे तो आप conviction कर नहीं सकते, बेशक वो judicial है, क्योंकि you had the opportunity to convict him. The court had the opportunity when he confessed. The court had the opportunity to convict him. The court opted to call upon the prosecution evidence. Now the prosecution evidence, when presented in a court, you discredited them. Tinge, doubt is there now. So the result would be, or result should be, acquittal, not the conviction. इससे तो ये बात समझ आती है कि अगर आपका क्लाइंट नालायक है और उसने कन्फेशन भी कर दिया, वकील अच्छा हो तो उसके कन्फेशन के बावजूद उसको बचा सकता है. नहीं, लेट इट पुट इट दैट वे, जो आइवरी यंग ने बात की है कि समटाइम्स क्लाइंट्स डू नॉट फोरसी कॉन्सिक्वेंसेस. आई मीन उनको एक आप अरेस्ट हो गए, हथकड़ियाँ लग गई, जेल चले गए, फिजिकल रिमांड भुगत लिया, जुडिशल रिमांड में आप चले गए, जेल के पास चले गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता, उसे पता होता है कि किसी सज़ाए मौत है. द थिंग इज़ दिस कि आपने जब मुकदमे को अप्रोच करना है तो उसमें यानी एक ले पर्सन क्रॉस एग्जाम, आप ले पर्सन को छोड़ें, मेरे जैसे बड़े इनकॉम्पिटेंट वकील हैं जिनको पता ही नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है. सो इस वजह से आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन है. सो ये कहना कि आप अपने क्लाइंट को बचा लेंगे इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. आई वुड रादर से that if you're representing professionally your client, whatever the consequences are, doesn't make any difference, because the lawyers from both sides, the prosecutor, the complainant counsel and the defense counsel, are not there to protect the interest of their clients. In fact, they are there to bring the case to its logical conclusion. ठीक है, तो जैसे whatever the logical conclusions are. ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि आपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस की बात तो कर ली, क्या डिफेंस के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना एविडेंस प्रोड्यूस कर सके इस सिचुएशन में? यस बिल्कुल होती है. अब यहाँ पे अमूमन अगर आपने प्ली स्टेज पे कोई प्ली ली हुई है तो फिर आप 340 सब सेक्शन 2 की प्रोसीडिंग्स में जाते हैं. ठीक है, तो वो एक अलग मैकेनिज़्म है कि आप ख़ुद भी पेश हो सकते हैं, आप गवाहान को भी पेश कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज़ वाई टू टेक अ बर्डन व्हेन द बर्डन इज़ ऑलरेडी by default is on the prosecution. Why to take a burden? I have never done it, to be very honest. Let me be very honest with you. I have not seen the most established Faujdari lawyers doing it, and the main argument is why to take a burden? When the burden is already on the prosecution, why should I take the burden? So you don't take any plea? No, you देखिए, प्ली लेना और चीज़ है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्ली के लिए आप शहादत भी दे दें. अच्छा, ज़रूरी नहीं है, अनटिल अनलेस वो ऐसी शहादत हो जो डॉक्यूमेंट्री हो, या ऐसी शहादत हो कि आपको कोई गवाहान पेश करने पड़ते हो. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा, आई हैव नेवर डन इट. अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताता, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं 600 प्ली ले लूँ, डजंट मेक एनी डिफरेंस. अच्छा, दैट 600 प्लीज आई हैव टेकन will not go against me because I don't have the burden. The burden is on the prosecution. Persistent view है superior courts का
कि मुल्ज़िम जितनी मर्जी प्लीज़ ले, भाई आपने जो अलेज किया वो साबित करो ना। सो इस वजह से जो आपका सवाल है उसका जवाब सिंपल यही बनता है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना और किसी ने कुछ नहीं साबित। तो अगर मैं प्ली स्टेज पे कहता हूँ कि आई एम टेकिंग अ प्ली ऑफ एलिबाई, मैं वहाँ पे था नहीं, ओके, वुडंट दैट शिफ्ट द ऑन्स ऑन माई पार्ट कि मैं पहले कोई एविडेंस दूँ जो जज साहब को बताया कि मैं नहीं था वहाँ पे, या प्रोसिक्यूशन ही साबित करना है कि मैं वहाँ पे था? हाँ, यस, ठीक है। E cui affirmat non e cui negate incumbent probatio. He who asserts. Who is asserting it? Prosecution. Complainant. Must prove it. He who denies it must not need not to prove it. ठीक है. So first of all, I am denying it. So I don't have to prove it. Now, if you're saying that you have taken a plea of alibi, देखिए मेरा जो एक standard practice रही है, which had worked really well for me. फौजदारी ट्रायल की ना एक गेम थ्योरी है, जैसा इकोनॉमिक्स के अंदर एक गेम थ्योरी है ना, बड़ी फेमस गेम थ्योरी है। फौजदारी वकालत की गेम थ्योरी होती है, और वो गेम थ्योरी मेरी समझ में ये है कि ऑल आई हैव टू डू इज टेक अ डिफेंस, नंबर 1, थिंक ऑफ द एंड एट द स्टार्ट ऑफ द केस, 2, discredit the witnesses by establishing your defense. ठीक है। और इफ़ मेरी प्ली ऑफ एलिबाई है तो मेरे पास 500-600 सवाल है अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रीफ के अंदर, इस बात को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकॉर्ड पे लाने के लिए जहाँ पे गवाह गलती करेगा। और अमूमन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने अभी तक देखा, जो जेन्युइन मौके का गवाह है ना, उसको एक अच्छा फौजदारी वकील बहुत कम छेड़ता है। अच्छा, यस, फाइलें पढ़ के, जजमेंट्स पढ़ के आपको बहुत आसानी से आइडिया हो जाता है कि ये गवाह प्लांटेड है या ये जेन्युइन मौके का गवाह है। ठीक है। और मैं अगर वो अपने वालिद साहब की ज़ुबान के अंदर उसे लो तो वो कहना जेन्युइन गवाह नूं छेड़ीदा नहीं होता। उससे बच के निकलना अक्लमंदी होती है फौजदारी वकालत में। आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं खेलने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करने के लिए, कन्फ्रंट करवाने के लिए बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। सो जेन्युइन जो गवाह होता है, मैंने तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जो पता चल जाता है, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप 10 से 15 फौजदारी फाइलें उठा लें, बिलखसूस कत्ल की, रिकवरियों का एक ख़ास तरीका है, वो आज भी चारपाई के नीचे मोमी लिफाफे में लिपटी भी मिलती हैं आपको, खंजर, चाकू, बंदूक, या वो कवर के अंदर खुदी हुई आपको मिलेंगी। ठीक है, ट्रंक पे मिल जाएगी, आइडेंटिफिकेशन परेड का एक ख़ास सेट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो एक कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप टेम्पलेट फॉर्म में चल रही होती हैं। सो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जेन्युइन गवाह है, ये प्लांटेड गवाह है। और जो मज़ा प्लांटेड गवाह के साथ खेलने का आता है, एक वकील, फौजदारी वकील के पास एक आर्सनल होता है, उसके पास सवालों का एक आर्सनल होता है उसके बाद। मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है कानून शहादत का, लीडिंग क्वेश्चंस, जिसका बड़ा सिंपल आप जवाब देते हैं। और वो सिंपल जवाब ही होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं विशाल मुझे बताएं लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो आपका जवाब है कि ऐसे सवालात जिसके सवाल के अंदर जवाब हो। यानी मैं विशाल से पूछूं, विशाल आपका नाम विशाल है, और दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन, आप वहाँ पे 10 बजे मौजूद थे, ये एग्जैक्टली दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन। ये टेक्निक प्रोफेसर बॉबली, वेरी फेमस नेम, ट्रायल एडवोकेसी का, बैरिस्टर बॉबली, when I was I was working as an intern with him in England, तो उन्होंने एक मुझे कॉन्सेप्ट बताया था लोडेड क्वेश्चंस का। लोडेड क्वेश्चन अच्छा। और बड़ा लीथल कॉन्सेप्ट है। और फिर आके इस लोडेड क्वेश्चंस के सवालों को मैंने लीडिंग क्वेश्चंस के साथ जब कानून शहादत में पढ़ा और देखा और प्रैक्टिस किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारे कानून शहादत में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस मैं विशाल से एक सवाल करने लगा हूँ, अभी मैंने पूछा कि आपका नाम विशाल है, ऐसे ही बिल्कुल, और एग्जामिनेशन चीफ में आपको मैं लीड नहीं कर सकता, क्रॉस एग्जामिन में जो मर्जी करूँ करता हूँ, लीडिंग करूँ, जो मर्जी करूँ। अब मैं आपसे एक बतौर वकील, डिफेंस काउंसिल, एक सवाल करता हूँ, विशाल क्या आप अब भी अपनी बीवी को मारते हैं? व्हाट आंसर वुड यू गिव? ना मैंने अब मारा, ना मैं अब मारता हूँ ना। अब यहाँ पे बात आ गई ना, अब मैंने गवाह को कंट्रोल करना है कि विशाल साहब जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, क्योंकि जो अज खुद में आएगा
वो शहादत में पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, आज खुद वाला जो होता है वो पढ़ा नहीं जाता। विशाल साहब, आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, हाँ या ना में जवाब देना आपने, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। क्या आप अभी अपनी बीवी को मारते हैं? नहीं। तो प्रिजम्पशन इज यू यूज्ड टू। दिस इज लोडेड क्वेश्चन। ठीक है। कि ऐसा सवाल जो गवाह को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दे, हाँ करे तब उसका बेड़ा गर्क, ना करे तब उसका बेड़ा गर्क। सो इस वजह से जब आप फाइल अच्छी पढ़ी हो, आपने तैयारी अच्छी की हो, तो आपके पास प्लांटेड पैडेड गवाहों के साथ खेलने के बहुत मौके मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं। तो आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने भी कन्फेशन को एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो पुलिस के सामने हम देते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब पुलिस अपना पूरा जोर लगा देती है कस्टडी के अंदर हर हरबे को इस्तेमाल करके कि अपना इकबाल जुर्म कर ले। जाहिर सी बात है कि वो उसमें लॉ में ना सही, लेकिन आपको मुझे पता है कि किस तरीके से कन्फेशन वहाँ पे लिया जाता है। तो क्यों ना मैं अपने क्लाइंट को कहूँ कि आप पुलिस की मार से बचने के लिए कन्फेशन करो और फिर हम आपको जाके रिट्रैक्ट कर लेंगे। उसकी जब कोई वैल्यू ही नहीं है, ना वो मजिस्ट्रेट के सामने है, ना उसकी कोई वैल्यू आनी है, तो क्या ये मेरी एडवाइस अपने क्लाइंट को देना ठीक है कि यार अपनी चमड़ी बचाओ, इन्हें को मैंने ही किया सारा कुछ और बाद में देखी जाएगी अदालत में जाके? विशाल, ये आपने बिल्कुल वही बात की है जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स करते हैं। ना फ़ायदा खा लें, ना इसका फ़ायदा है ना नुकसान है, ठीक है ना। तो इल एडवाइस क्लाइंट को कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक। और इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए जी कि उसके ऊपर कोई फिज़िकल असॉल्ट वगैरह होगा इन कस्टडी और ये वो सारा कुछ, तो उसको बचने के लिए आप जाके ये कन्फेशन कर लें। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात हो तो आपके पास कानूनी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो यही बात है कि इल एडवाइस नहीं करना। ठीक है। और अगेन, जब आप कहते हैं कि इल एडवाइस नहीं करना, इट ऑल्सो इंक्लूड कि आपने ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि तुम ये जाके कह दो, तुम ये जाके कह दो, ऐसे नहीं होता। सो बेशक उसकी कोई वैल्यू ना हो, बेशक उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, बट सफ़ाए मिसल के ऊपर तो एक चीज़ ऐसी आ जाती है, रिकॉर्ड पे बात आ जाती है। और याद रखिएगा, हमारी बहुत सारी जजमेंट्स, नॉट जजमेंट्स, डिसीजंस जो हम बनाते हैं अपने माइंड के अंदर, कोई एक जजमेंट देने के लिए उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपके माइंड को। सो इट कैन इन्फ्लुएंस अ जज कि जी इसने कन्फेशन कर ली थी तो वो क्यों की थी, किस वजह से की थी। अगर आपका केस है कि जी ये केस ही जो है वो क्या कहेंगे उसे आप, कि किसी ने इस कत्ल को किसी ने देखा ही नहीं है, इसमें तो ऑकुलर अकाउंट वाले मौजूद ही नहीं थे। सो इस वजह से ज़रूरी है कि इल एडवाइस नहीं करना चाहिए। इल एडवाइस नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, अभी एक तो आपने समझा दिया इल एडवाइस नहीं करना चाहिए। जाते जाते हमारे यंग लॉयर्स और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के, स्पेशली यंग लॉयर्स जो अभी उन्होंने केस लेना शुरू किया है और कन्फेशन की किसी स्टेज पे उनका कोई केस चल रहा है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस पता है क्या, देखें, कन्फेशन हो या फौजदारी वकालत हो, आपका लॉ बड़ा सीधा होना चाहिए। आपकी अप्रोच टूवर्ड्स केस जो बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ आपको जाना चाहिए। सो उस सूरत हाल के अंदर आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो एक फोकस है वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोफेशनल तरीके से, लीगल तरीके से, ऑथराइज तरीके से करना है। कभी कोई ऐसी वकालत के अंदर ऐसी मैल प्रैक्टिस का इन्फ्यूज़ नहीं होने देना जो आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके नाम को नुकसान पहुंचा देती हो। क्योंकि लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि वकालत में नाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे इस सैचुरेटेड लीगल एटमॉस्फेयर के अंदर कि जब वो डेफिनेटिव प्रैक्टिसेस नहीं है, हर कोई हर काम करने लगा हुआ है। सो इस वजह से नाम बनाना, लेकिन उसको ख़राब करना बहुत आसान है। जिस तरह मैंने अक्सर वो शायद पहले अपने लेक्चर में भी कहा था कि एक किसी क्लाइंट का अगर आपने केस जीता है ना, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपको दोबारा केस लेगा, बट विद योर मैल प्रैक्टिसेस, विद योर इनकॉम्पिटेंस, विद योर लैक ऑफ नॉलेज, आपने किसी का केस लूज़ किया है, ही विल मेक श्योर कि आपके दफ्तर कोई दोबारा दाखिल ना हो। सो इस वजह से बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, बड़े ख़ास तौर पे
अपने प्यूपल मास्टर की जो आपको गाइडेंसेस हैं उसको लेते हुए आपको इस केस को कंडक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से आपका टाइम लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। लॉ ऑफ कन्फेशन पे शायद ही पहले किसी ने इतनी डिटेल में बात की हो। एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन क्या है, कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट क्या है, और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन के सामने कन्फेशन क्या होता है और किस तरीके से किया जा सकता है। इन सारी बातों को हमने डिस्कशन की है और मुझे उम्मीद है और पूरा यकीन है कि इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन कन्फेशन को लेके ख़त्म हुई होंगी। मियां अली हैदर साहब के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।